हाय गाइस। आज हम देखेंगे विभाजन सूत्र, डिवीजन फार्मूला, या इसको सेक्शन फार्मूला भी बोला जाता है। क्लास 10th का चैप्टर 7.2 में ये यूज होने वाला फार्मूला है। वैसे तो आप किसी भी कंपटीशन के लिए भी इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। देखते हैं कि इस फार्मूले का डेरिवेशन कैसे होता है, इसका निगमन कैसे होता है और किस तरह से इस फार्मूले को हम प्राप्त करते हैं। तो आइए देखते हैं विभाजन फार्मूला। तो इसको हम विभाजन सूत्र हिंदी में कहते हैं। विभाजन सूत्र इंग्लिश में इसको बोला जाता है डिवीजन फार्मूला। डिवीजन फार्मूला इसको बोला जाता है, डिवीजन फार्मूला। तो देखिए डिवीजन फार्मूला क्या होता है। हम सबसे पहले एक्स अक्ष लेते हैं, यह हमारा एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस एक्स अक्ष, और इसी पर एक और अक्ष लेते हैं जो कि हमारा वाई अक्ष होता है, वाई एक्सेस। ठीक है। और जहां पर ये दोनों अक्षे आपस में एक दूसरे को काटती हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं, और इस मूल बिंदु को शून्य अर्थात 0 से डिनोट करते हैं। मूल बिंदु दोनों अक्षे जहां पर आपस में मिलती हैं या दोनों अक्षे एक दूसरे को जहां काटती हैं उसे कहा जाता है, इसे 0 से डिनोट करते हैं। हमको विभाजन फार्मूला पढ़ना है तो हम एक बिंदु यहां पर और एक बिंदु यहां पर ले लेते हैं। इस बिंदु का नाम हम रख देते हैं बिंदु ए, और इस बिंदु का नाम हम रख देते हैं बिंदु बी। बिंदु ए को एक्स अक्ष के समांतर हम इस तरह से नीचे की ओर खींचते हैं और वाई अक्ष पर मिला देते हैं। जहां पर यह वाई अक्ष के समांतर खींचते हैं और एक्स अक्ष पर मिला देते हैं। यह एक्स अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु का नाम हम लोग क्या रख देते हैं, यल बिंदु। इसी तरह से बिंदु बी को भी हम इस तरह से खींचते हुए नीचे की तरफ आते हैं, इस तरह से वाई अक्ष के समांतर। किसके अक्ष के समांतर? ये रेखा जो खींचा जा रहा है वो किसके समांतर है, वाई अक्ष के समांतर। वाई अक्ष के समांतर खींचते हुए यहां पर आते हैं, ये जहां पर मिलता है उसका नाम लिख देते हैं यम बिंदु। अब इन दोनों बिंदुओं को हम एक रेखाखंड के द्वारा मिला देते हैं। ठीक है। बिंदु ए और बिंदु बी को एक रेखाखंड के द्वारा क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। अब देखिए ओ से यल के बीच की दूरी कुछ न कुछ होगा। तो हम ये एक्स अक्ष पर है, तो एक्स अक्ष पर है तो यानी कि एक्स का ही वैल्यू होगा। तो मान लेते हैं यहां से यहां तक की दूरी जो हमारा था, ओ से यल तक की दूरी x1 था। x1 हम क्यों माने, क्योंकि ये हमारा एक्स अक्ष का पहला बिंदु है, इसलिए हम इस ओ और यल के बीच की दूरी को क्या मान लिए, x1 मान लिए। इसी तरह से हम अब एक्स अक्ष पर ये यम बिंदु भी स्थित है, तो हम यम बिंदु के बीच की भी दूरी देखेंगे। तो यहां से मान लेते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे से लिखते हैं, यहां तक की दूरी क्या मान लेते हैं, यहां से ओ से यम तक के बीच की दूरी को क्या मान लेते हैं, x2, क्योंकि एक्स अक्ष पर यह हमारा दूसरा बिंदु था, इसलिए हम इसको क्या मान लेते हैं, x2। आगे देखते हैं, यह हमारा वाई अक्ष पर है, एल रेखा वाई अक्ष के समांतर खींचा गया है, तो इनके बीच की दूरी ए से यल के बीच की दूरी को हम क्या मान लेते हैं, y1। वाई अक्ष पर ये वाई अक्ष के समांतर ये पहला रेखा था, इसलिए y1। इसी तरह से बी से एम के बीच की दूरी भी कुछ ना कुछ होगी, इस दूरी को हम लोग क्या मान लेते हैं, y2। ठीक है। इस तरह से हम x1 y1 x2 y2 मान लिए। अब हमको इस बिंदु का निर्देशांक अगर कोई पूछे तो देखिए बिंदु का निर्देशांक कैसे लिखा जाता है। किसी भी बिंदु का निर्देशांक हम कैसे लिखते हैं, यह हमारे प्रथम चतुर्थांश में है दोस्तों। इस बिंदु का निर्देशांक हम कैसे लिखते हैं, पहले हम भुज
भुज अर्थात x का वैल्यू लिखते हैं, फिर हम कोट y का वैल्यू लिखते हैं। यानी इस बिंदु का हमको निर्देशांक लिखना हो तो पहले हम x का वैल्यू लिखेंगे। तो ये बिंदु जो है हमारा यहां से लेकर यहां से यहां तक मिला हुआ है, इसलिए यहां से यहां तक की दूरी x1 है। तो हम पहले x का वैल्यू x1 फिर कॉमा लगा देते हैं। फिर यहां से यहां तक की दूरी हमारा y1 है yh पर, तो ये हमारा y1 आ जाता है। यहां से यहां तक की दूरी हमारा a बिंदु स्थित है। इसी तरह से इस बिंदु का अगर कोई निर्देशांक पूछे तो हम क्या बोलेंगे, ये x अक्ष पर यह x2 पर है और y अक्ष पर यह कहां पर स्थित है, y2 पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, इतना बात तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हमको विभाजन पढ़ना है। किसका विभाजन पढ़ना है, बिंदु A और B के बीच का विभाजन पढ़ना है। विभाजन मतलब विभाजन मतलब भाजन मतलब भागों में बांटा गया है। यह AB को कितने भागों में बांटा गया है और कैसे इस AB रेखाखंड को हम बांटते हैं वो देखेंगे। मान लीजिए एक बिंदु हम P ले लेते हैं, ऊपर की ओर लेते हैं, एक बिंदु मान लेते हैं P ले लेते हैं। यह बिंदु, इस बिंदु को भी हम इस तरह से मिला देते हैं नीचे की ओर। इस बिंदु का नाम हम लिख देते हैं, जहां x अक्ष पर ये मिलता है, जहां टच करता है, उस बिंदु को हम नाम दे देते हैं यम। अब देखिए यहां से एक रेखा इस तरह से खींच देते हैं, यहां से भी एक रेखा इस तरह से खींच देते हैं। ठीक है, अब जहां ये मिल रहा था उसका नाम C रख देते हैं और इसका नाम D रख देते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो AC है ना, y अक्ष PN पर यह लंब का काम कर रहा है। इसी तरह से BM रेखा पर ये जो PD है ये भी लंब का काम कर रहा है। चलिए, अब यहां पर अगर हम मिला दिए तो O से N तक की दूरी, O से N तक की दूरी भी कुछ ना कुछ होगी। तो इस दूरी को हम इस तरह से लिख देते हैं, O से N तक की दूरी हमारा क्या मान लेते हैं, x। इसी तरह से हम यहां से यहां खींच तो दिए, जैसे यहां से यहां खींचे थे तो y1 माने थे, यहां से यहां लाइन खींचे थे तो y2 माने थे। इसी तरह से अगर ये रेखा हम मिलाए हैं YH के समांतर, तो इस यहां से यहां तक की दूरी हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। अच्छा दोस्तों देखिए, हम सबका दूरी तो निकाल लिए, लेकिन यहां से यहां तक अगर विभाजित कर रहा है रेखा बिंदु P आकर रेखाखंड AB को, तो यहां से यहां तक की कुछ ना कुछ दूरी होगा। तो इस दूरी को हम मान लेते हैं, ये पहला भाग यम1 के रूप में काट रहा था। जो पहला भाग हो रहा था इसका नाम हम क्या रख देते हैं, यम1, और P से B के भाग जो था उसका नाम क्या रख देते हैं, यम2। ठीक है, अब यह एक त्रिभुज बन रहा है, ये भी एक त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज की एक भुजा हमको मालूम हो गई, इसका कर्ण मालूम हो गया, AP का कर्ण हमको मालूम हो गया। AP का मान कितना है, यम1, और दूसरे त्रिभुज का कर्ण मालूम हो गया हमको, क्या है, यम2। अगर हम लोगों को ये भुजा मालूम हो जाए, आधार मालूम हो जाए, और इस त्रिभुज का लंब मालूम हो जाए, और इस त्रिभुज का भी आधार मालूम हो जाए और लंब मालूम हो जाए, तो हम समरूपता त्रिभुज के नियम से इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो हमको इसका मान चाहिए, AC का मान। तो AC देखिए किसके बराबर है, AC हमारा LN के बराबर है। जितना AC का मान है, जितना बड़ा AC का रेखा है, उतना ही बड़ा रेखा तो LN का भी है। तो हम लिख सकते हैं कि AC बराबर LN। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि देखिए हम लिख सकते हैं कि AC LN के बराबर है, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में क्या है, बराबर है। आयत, ये आयत बन रहा है, आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो AC LN के बराबर है। इसी तरह से तो अगर हम LN के, हमको AC का भुजा मालूम करना है, तो अगर हम LN के बीच की दूरी निकाल लें तो AC के बीच की दूरी निकल जाएगा। तो हम LN के बीच की दूरी निकालते हैं। अब LN के बीच की दूरी निकलेगा कैसे, तो देखिए हम दूरी सूत्र के निगमन में, जब हम दूरी सूत्र का डेरिवेशन करा रहे थे, तो आप लोगों को बताए थे कि जब किसी के बीच की दूरी निकालना हो तो सबसे बड़ी दूरी में से छोटा वाला दूरी को घटा दिया जाता है। बड़ी दूरी वाले में से छोटे वाले दूरी घटा देते हैं, तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी दूरी क्या है, हमको LN के बीच की दूरी निकालना है, तो इनके बीच की सबसे बड़ी दूरी क्या है,
ओ एन है, तो हम निकाल लेते हैं ओ एन माइनस, ओ एन में से किसको घटा देते हैं, ओ एल को, हम ओ एल को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो देखिए ओ एन का मान कितना हमको मालूम है, ओ एन का मान मालूम है हमको यक्स, यक्स लिख देंगे, फिर माइनस, उसके बाद ओ एल है, ओ और एल के बीच की दूरी देख रहे हैं आप, ओ एल के बीच की दूरी कितना दिया है, x1, x1 लिख देते हैं। यानी कि ये हमारा एल एन के बीच की दूरी निकल गया, हमारा एल एन किसके बराबर था, AC के बराबर, तो AC के बीच की दूरी हमको क्या मिल गया, x माइनस x1, ठीक है, x माइनस x1। इसी तरह से अगर इसका भी आधार हमको मालूम हो जाए, PD के बीच की दूरी मालूम हो जाए, PD हमारे किसके बराबर है, mn के बराबर है, mn कहो चाहे nm कहो एक ही बात है, हमारे nm के बराबर है PD के बीच की दूरी। तो अब nm के बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे, बड़े वाले दूरी में से nm, इनके बीच की दूरी निकालना है, तो यहां से सबसे बड़ा दूरी क्या है, यहां से यहां की दूरी कितनी है, x2 है, सॉरी पहले नाम लिख लेते हैं, OM है, OM में से हम किसको घटा देते हैं, ON को अगर हम घटा दें, OM में से ON को घटा दे तो इनके बीच की दूरी आ जाएगा, तो ON को हम घटा देते हैं, OM का वैल्यू कितना है, x2 है, और ON का वैल्यू कितना है, x है, ठीक है। इनके बीच की दूरी भी हमको मिल गया, किसके बीच की दूरी के, mn के बीच की दूरी, mn के बीच की दूरी यानी कि PD के बीच की दूरी, PD के बीच की दूरी हमको कितना मिल गया, x2 माइनस x, ठीक है दोस्तों। अब त्रिभुज की दो दो भुजाएं हमको मालूम हो चुकी हैं, त्रिभुज की अगर ये लंब वाली भुजा हमको मालूम हो जाए तो त्रिभुज की तीनों भुजा मालूम हो जाएगी। तो ये भुजा हम मालूम करते हैं कैसे, देखिए हमको PC के बीच की दूरी निकालना है, PC के बीच की दूरी, तो हम लिखेंगे PC बराबर, PC के बीच की दूरी निकालना है तो बड़ी दूरी में से घटाते हैं, किसके, यहाँ PC के बीच की दूरी यानी P से सबसे बड़ी दूरी क्या है, PN है, तो हम PN में से किसको घटा देते हैं, PN में से CN को घटा देते हैं, CN को घटा देंगे, तो PN का वैल्यू देखते हैं कितना है, P से N का वैल्यू, P से N, तो PN यहां से यहां पूरा क्या था, Y था, तो Y लिख देंगे, फिर माइनस लिखेंगे, CN, C और N, CN देखिए दोस्तों किसके बराबर था, CN हमारा AL के बराबर था, AL के बराबर हमारा क्या था, CN था, तो AL का वैल्यू कितना था, वही CN का वैल्यू होगा, AL का वैल्यू हमारा कितना था, Y1 था, वही CN का भी वैल्यू होगा, क्योंकि दोनों दूरियां आपस में बराबर हैं, ठीक है। PC के बीच की दूरी हमारा निकल गया, PC के बीच की दूरी से इसी तरह से BD के बीच की दूरी भी निकाल लेते हैं, BD के बीच की दूरी, यहां से यही थोड़ा सा BD के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। BD क्या है, BD की दूरी हम कैसे निकालेंगे, बड़े वाले दूरी में से बड़ा वाला दूरी हमारा क्या था, BM था, BM माइनस छोटा वाला दूरी DM था। BM का वैल्यू कितना है, देखिए BM का वैल्यू हमारा है Y2 और DM का वैल्यू कितना है, DM इस PN के बराबर था, तो DM के बराबर कौन था, PN था, तो PN कितना है, Y है, तो हम लिख देंगे Y। इस तरह से त्रिभुज की तीनों भुजाएं हम लोगों को मालूम हो जाता है, त्रिभुज का कर्ण मालूम हो जाता है, दोनों त्रिभुज का आधार मालूम हो जाता है, और दोनों त्रिभुज का क्या मालूम हो जाता है, लंब मालूम हो जाता है। तब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ACP समरूप है किसके, त्रिभुज PDB के, त्रिभुज PDB के, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप हैं। अगर हम कह रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो उसके लिए प्रतिबंध क्या होते हैं, कैसे समरूप हो सकते हैं, केवल कहने मात्र से थोड़े हो जाएंगे, नहीं ना।
तो समरूपता का नियम कहता क्या है कि किसी भी त्रिभुज की सभी भुजाएं दूसरे त्रिभुज की सभी भुजाओं के संगत अनुपातों के बराबर हो। यानी एक त्रिभुज की पहली भुजा दूसरे त्रिभुज की पहली भुजा के संगत अनुपात, दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा पहले त्रिभुज की दूसरी भुजा और दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा के संगत अनुपात, तीसरे त्रिभुज की तीसरी भुजा पहले त्रिभुज की तीसरी भुजा और दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा के संगत अनुपात बराबर हों, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हैं, समरूप हैं। जैसे इस त्रिभुज की ये वाली भुजा यानी कि एपी कर्ण का अनुपात कर्ण के अनुपात से, दूसरे त्रिभुज का कर्ण क्या है, पीबी, यानी इनके ये संगत भुजाओं का अनुपात है। इसका ये त्रिभुज का कर्ण है तो ये भी त्रिभुज का कर्ण है। दूसरा त्रिभुज देखिए, अगर इसको हम मानते हैं यह आधार है, AC हमारा आधार है, तो दूसरे त्रिभुज का PD भी क्या है, आधार है। यानी इनके संगत भुजाओं का क्या है, अनुपात। संगत भुजाओं का अनुपात अगर आपस में क्या हो, बराबर हो। इसी तरह से हम कह सकते हैं PC, ठीक है, PC किसके बराबर हो, BD के। PC किसके बराबर हो, BD के बराबर हो। PC का अनुपात PC और BD का अनुपात आपस में बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, बराबर है। पहले त्रिभुज की पहली भुजा दूसरे त्रिभुज के पहली भुजा का अनुपात, इस तरह से दोनों त्रिभुज की प्रत्येक भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज समरूप है। चलिए हम वैल्यू रखते हैं। AP का वैल्यू कितना है, m1 रखते हैं। PB के बीच की दूरी क्या है, m2 रखते हैं। AC के बीच की दूरी क्या है, AC के बीच की दूरी x माइनस x1 है बटे x माइनस x1 है। AC के बीच की दूरी क्या है, x माइनस x1, और PD के बीच की दूरी x2 माइनस x बराबर PC के बीच की दूरी देखिए PC के बीच की दूरी क्या हम निकाले हैं, y माइनस y1, तो PC के बीच की दूरी हो जाएगा y माइनस y1। BD के बीच की दूरी निकाले हैं y2 माइनस y1। तो ये त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो चुके हैं। अब हमको वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले इसकी तुलना m1 बटे m2 की तुलना इससे, इस x वाले मान से हम कर देते हैं, और m1 बटे m2 का तुलना फिर किससे कर देंगे, y वाले मान से। तो सबसे पहले हम m1 बटे m2 बराबर x माइनस x1 बटे x2 माइनस x की तुलना कर देते हैं। तो तुलना करने के लिए देखिए दोस्तों, हम यहाँ से एक ठो लाइन खींच देते हैं कि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। यह हमारा DM था, ठीक है। इसकी तिर्यक गुणा कर लेते हैं, इसकी गुणा इधर करेंगे तो m1 के साथ इसका गुणा हो जाएगा m1 x2 माइनस x, इसी तरह से m2 का गुणा इसके साथ होगा तो m2 x माइनस x1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गुणा करते हैं। m1 का गुणा हम पहले x2 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा m1 x2, फिर माइनस लगा देते हैं। फिर क्या होता है, m1 का गुणा x के साथ करते हैं तो m1 x हो जाता है, बराबर m2 का गुणा x के साथ करते हैं तो m2 x हो जाता है, माइनस m2 x1। ठीक है दोस्तों, अब हम करते क्या है कि x वाला वैल्यू बराबर के किसी एक तरफ कर लेते हैं और x1 वाला और x2 वाला किसी एक तरफ कर लेते हैं। तो हम x को बराबर को उधर ले जाते हैं तो इधर बचेगा क्या, m1 x2, इसको तो बराबर को उधर ले जाना है, इसको बराबर के इधर लाना है, तो ये हो जाएगा प्लस में m2 x1 बराबर, ये पहले से हमारा m2 x था, ये बराबर के इस साइड से उस साइड ले जा रहे हैं तो ये माइनस में था, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में m1 x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ कॉमन क्या कर सकते हैं, इन दोनों में हमारा कॉमन क्या है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, x कॉमन कर सकते हैं तो x कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा m2 प्लस क्या हो जाएगा m1।
और ये इधर हमारा हो गया m1 x2 प्लस m2 x1। हम x को उधर ही रहने देते हैं, ये हमारे गुणा में है, बराबर के इस साइड जब हम इसको लाते हैं तो ये भाग में हो जाता है, यानी कि हमारा हो जाता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m2 प्लस m1। या इसको क्रम में लिखना चाहो तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो m1 प्लस m2। ये किसके बराबर आ गया? x के बराबर। ठीक है, इसी तरह से आप ध्यान दीजिए, इसकी तुलना जब हम इससे करेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए। वैसे तो आप तुलना करके देख सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। जैसे यहाँ सब जगह x1 x माइनस x1 x2 माइनस x2 x था, तो यहाँ y है, तो हम लिख देते हैं x के जगह हमको क्या मिलेगा? y मिलेगा। और सब इसी तरह से मिलेगा, m1 के स्थान पर m1 मिलेगा, लेकिन x2 के स्थान पर क्या हमको मिलना चाहिए? y2 मिलना चाहिए। और m2 के स्थान पर m2 ही मिलेगा, लेकिन x1 के स्थान पर क्या मिलना चाहिए? y1 और m1 प्लस m2। ठीक है दोस्तों, देखिए ये हमको प्राप्त हुआ है, x का वैल्यू हमको ये मिला है और y का वैल्यू हमको ये मिला है। हम इस बिंदु P के निर्देशांक x, y का मान हम निकाल रहे थे। P यहाँ से यहाँ तक की दूरी P था और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x था, इसी का वैल्यू निकाल रहे थे P बिंदु के निर्देशांक। तो देखिए हम लिख लेंगे, डिवीजन का सूत्र क्या हो जाएगा? पहले हम भुज को लिखते हैं, यानी x को तब y को। इस बिंदु के लिए हम निर्देशांक निकाल रहे हैं, तो हम x का वैल्यू देखेंगे कि क्या है हमारा। x का वैल्यू देख रहे हैं, ये हमारा है x। पहले हम x लिखते हैं, फिर y लिखते हैं। यहाँ से भी एक और लाइन खींच लेते हैं, x और y। x का वैल्यू कितना? m1 और क्या होता है x2 प्लस m2 x1। फिर यहाँ बटे में क्या है? m1 प्लस m2 है, कामा लगा देंगे। इसी तरह से y के वैल्यू, यहाँ y का वैल्यू लिखेंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, इस तरह से हम निकाल लेते हैं विभाजन सूत्र। अगर सपोज करिए कि अगर हम मान लेते हैं हमारा, हम जो विभाजन सूत्र निकाले अभी, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये जो हम विभाजन सूत्र निकाले, मान लीजिए कि a से p की दूरी, ये जो हमारा m1 m2 है, मान लीजिए a से p की दूरी हमारा 1 सेंटीमीटर 1 हो, और p से कि b की दूरी भी हमारा कितना हो? 1 ही हो। यानी m1 और m2 का मान यदि 1 हो, m1 m2 का मान कितना हो? 1:1 हो, तो हम क्या कहेंगे? तब इसके लिए सूत्र क्या होगा? जब m1 और m2 का मान 1 हो जाए, तो समझिए आप यहाँ m का मान 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा x2 प्लस x1 बटे 2 और y1 प्लस y2 प्लस y1 बटे 2। कब? जब हम कह सकते हैं, जब विभाजन का मान, विभाजन बिंदु का मान 1:1 में हो, तब के लिए हमारा ये सूत्र है। जब m1 और m2 का मान, जब भी हमारा m1 m2 का मान 1 और 1 आ जाए, तो उसके लिए सूत्र हो जाता है x2 प्लस x1 बटे 1 y2 प्लस y1 बटे 2। इसको आप सही क्रम में भी लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। y1 वाला पहले लिख दीजिए और 2 वाला बाद में लिख दीजिए। जब विभाजन बिंदु का मान, विभाजन बिंदु P का मान अगर बराबर भागों में विभाजित कर रहा हो, रेखाखंड AB को बराबर भागों में विभाजित कर रहा हो, तो उसे हम इस सूत्र के माध्यम से भी मान निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं, विभाज्य का मान निकाल सकते हैं।
तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर